नमस्कार, स्वागत आप सभी का। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है। उसके बाद कई तरह के विश्लेषण हो रहे हैं कि आखिर उनका ही चयन क्यों हुआ और उनकी बनिस्बत और किसी को सीएम क्यों नहीं बनाया गया। कई पहलू हैं जो हर राजनीतिक मसले के इर्द गिर्द होते हैं। उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह चौरान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सबसे पहले तो सवाल कई हैं और खासतौर पर क्योंकि मैं हरियाणा का प्लेटफॉर्म चलाता हूं, आप राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म चलाते हैं द फोर्थ स्टेट के नाम से। हरियाणा के अंदर एक उम्मीद और चर्चा थी कि भाई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उनको सीएम बनाया जा सकता है और एक जाट सीएम दिल्ली को मिल सकता है। एक तरह की कम्युनिटी की आकांक्षाएं होती हैं, जिक्र चर्चाएं होती हैं। ये सवाल आगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह और पिछले कुछ टाइम से यह हो रहा है कि बीजेपी किसी नॉन पॉपुलर चेहरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, सीएम बना रही है। यह रणनीति क्या है? अगला सवाल बाद में। जी, थैंक यू महेंद्र जी, आपने मुझे बुलाया और अपने इस बेमिसाल प्लेटफॉर्म पर बात रखने के आपने अनुमति दी। जहां तक सवाल आपने किया कि बीजेपी के कुछ लोग, हरियाणा में कुछ लोगों को लगता था कि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा बन सकते हैं। अच्छा, वो किन लोगों को लगता था? ये दूसरा सवाल है सर, मैं इस पे आऊंगा क्योंकि इस पे विस्तार से। लेकिन एक जो स्ट्रेटजी पिछले कुछ टाइम से दिख रही है बीजेपी की कि किसी ऐसे चेहरे जी सही है। क्या है महेंद्र जी, बीजेपी अभी जब बीजेपी के पास दो लोग हैं जो हेजमनी जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिकल, दो लोग हैं जो एक तरफ खड़े हैं, एक गोले में खड़े हैं, और उसके आगे और पीछे बीजेपी में अब कुछ बचा नहीं। वही लोग तय करते हैं, वही लोग फैसला करते हैं। और वो जाहिर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें मजबूत लोग होते हैं वो अपने सामने उतने ही मजबूत व्यक्ति को खड़ा देखने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं। वही स्थिति है यहाँ पर भी है। जहां जहां मुख्यमंत्री बनाने की ताकत अमित शाह और प्रधानमंत्री को मिली, उन्होंने वहां पर ऐसे लोगों को ही बनाया जो अपने आप में पॉपुलर ना हो और पावर सेंटर ना हो। क्योंकि एक दो पावर सेंटर्स उनके आने से पहले जो पॉलिटिक्स में थे, मतलब उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जो थे, ये वसुंधरा थी या शिवराज जी, इस तरह के नेता थे जो उन लोगों के साथ इनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। जिस तरह के काम ये करवाना चाहते थे, जिस तरह से उस प्रदेश को ये चलाना चाहते थे, वैसे नहीं चला पाए। तो जैसे ही मौका मिला उनको पहले बदला गया और अपने व्यक्ति को, जो जाहिर है कि बहुत ज्यादा उनकी उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों को कभी पद मिल सकता है, उन लोगों को बिठाया गया जिससे कि कोई पावर सेंटर क्रिएट ना हो। और अमित शाह और प्रधानमंत्री का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यही है कि वो हर काम को पीएमओ से करना चाहते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय कभी इतना ताकतवर नहीं रहा जितना अब है। नहीं रहा का मतलब यह है कि अभी रिसेंट पास्ट में बात कर रहा हूँ। नेहरू के टाइम पर किस तरह से काम करता था वो एक अलग विषय है, लेकिन तब भी छत्रप थे अपने अपने इलाके में मजबूत लोग उस टाइम। उनके तो खुद कैबिनेट में थे तो विपक्षियों को मंत्री बनाए बैठे थे वो तो। बिल्कुल ठीक। तो ये अभी क्या है कि अब प्रधानमंत्री का जो स्टाइल है यहाँ भी, वो दिल्ली में जो है वो वही गांधीनगर में भी था। गांधीनगर में जब वो थे मुख्यमंत्री के तौर पर, तब भी उनका यही स्टाइल था। अपने जो विरोधी थे पहले उनको कमजोर किया, उनको धीरे धीरे खत्म किया। वही स्थिति यहाँ पर भी है। जो पार्टी के भीतर भी अडवाणी से ये शुरुआत होती है, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से। उसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा लगता था कि मजबूत है, उस व्यक्ति को किसी तरीके से कमजोर करें, कंट्रोल करें और जल्द अगर संभव हो तो उसको तुरंत रिप्लेस भी कर दें। और वही स्थिति हम लोगों ने देखी है। सारे एग्जांपल्स आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक एग्जांपल्स ऐसे लोगों के ही हैं जिनको इस बात का कभी यकीन नहीं था कि वो इस पद के लिए कभी फाइट कर सकते हैं, और उनको उस पद पे जब बिठाया गया, चाहे भजनलाल हो, मनोहर लाल खट्टर हो, सैनी हो, या जो भी सारे लोग हैं आपको पता है, उन लोगों की, इनमें एक बस इनसे चूक हुई है, वो हुई है योगी आदित्यनाथ को लेके। वो कहीं ना कहीं एक मजबूत व्यक्ति हैं और अपनी सत्ता अपने हिसाब से चलाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तो उनके साथ बीजेपी के भीतर से जो खबरें आती हैं कि उन दोनों, लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो फाइट है, एक जमाने में यही फाइट दिल्ली और जयपुर के बीच में देखने को मिलती थी। तो दिल्ली जयपुर वसुंधरा के टाइम पे जी, उसको जब खत्म किया, उसको किसी तरीके से मैनेज किया, चाहे उसके लिए चुनाव भी हार गए,
उसके बाद दिल्ली और लखनऊ की जो फाइट है ये कहीं कंट्रोल करने की संभावना भी दिख नहीं रही है। और प्रधानमंत्री भी अभी इस पर चुप्पी साधे हैं, खामोश हैं। लेकिन उसके बाद अमित शाह और योगी, इनके बीच में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई ऐसे विवाद पैदा होते हैं। हालांकि देखिए, ऑफिशियली तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती नहीं है, वो तो हम्म। कयासबाजी होती है, और हम लोग जिन बातों को चर्चा करते हैं वो सूत्रों के हवाले से खबरें ज्यादा होती हैं, क्योंकि इस सरकार में तो सही खबर बाहर आना तो अब बड़ा मुश्किल काम हो गया है, वो तो गोपनीयता इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे इस बात का एहसास होता है कि भाई दिल्ली में और लखनऊ के बीच में कहीं ना कहीं तनाव है, और स्थितियां वैसी सामान्य नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में है। हम्म। तो शायद उससे भी सीख ली है, और इसलिए ऐसे लोगों को पार्टी में पार्टी में बड़े पद दिए जा रहे हैं जो पावर सेंटर ना हो, और जिनकी पावर सेंटर बनने का आने वाले वक्त में संभावनाएं भी ना हो, और जो दिल्ली से आदेश दिए जाएं या दिल्ली से जिस तरीके से भी प्रदेश को चलाने के लिए कहा जाए वो चलाया जाए। तो उस कड़ी में ही रेखा गुप्ता का चयन किया गया है। रेखा गुप्ता का कद आप जानते ही हैं, काउंसलर थी पहली, बल्कि ये भी उन लोगों में से, ये चंद खुशकिस्मत लोगों में है जो पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी और उसके बाद विधायकी की शपथ लेंगी। इसके पहले तो एमएलए कभी हम्म। बनी नहीं है, मनोहर लाल भी नहीं बने थे, भजन लाल भी नहीं बने थे। तो ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं जो पहले शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री की, उसके बाद विधायक बने आज तक। यही वजह है कि इसलिए इस तरह के लोग चुने जाएं जो कभी आपके लिए किसी भी तरह का खतरा ना पैदा हो, अपने व्यक्तियों को भी ना लगाए। और एक और बताऊं, ये नहीं हम्म। बल्कि इस सरकार में एक और खास बात है। इस सरकार में जब ये शुरुआत में सरकार आई तो जो पर्सनल स्टाफ लगाया जाता है ना मिनिस्टर्स का, हम्म। कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ये जो जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसमें भी ये बात देखी गई कि उन लोगों को चयन किया जाए अपने पीएस या एपीएस के लिए या पीए के लिए, जो लोग अपने, जिनका कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, वो खुद पॉलिटिकली किसी तरीके से मोटिवेटेड ना हो। वो लोग ऐसे हों कि जैसे एक ऑफिस में क्लर्क काम करता है, एक बाबू काम करता है, जो अपने काम किया और घर चला गया, उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा सोशल सर्कल ना हो। इस बात की एहतियात बरती गई, खास तौर पर ध्यान रखा गया, और ये एहतियात हम्म। इतनी बरती गई कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, अमित शाह हम्म। लेवल तक के मिनिस्टर, उन लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखा कि वही लोग हमारे साथ जुड़े जिनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट ना हो पॉलिटिक्स में, ताकि वो हम्म। किसी भी तरीके से वो हमारे जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उसमें ब्रीच ना कर पाए, और मंत्री के निर्णयों को किसी भी तरीके से सही या गलत जानकारी देके थोड़ा सा भी प्रभावित ना कर सके। इस बात का हम्म। विशेष ख्याल रखा गया। और वही आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं, अब तो खैर बहुत सिस्टमेटिक हो गया। अब तो मिनिस्टर का पीएस से लेके और उनका जो पर्सनल स्टाफ है उसके चयन एक की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल गई है। शुरुआत की मैं आपको बात बता रहा हूं कि शुरू में भी कई कई दिनों तक, महीनों तक पर्सनल स्टाफ के लिए इंतजार करना पड़ा था मिनिस्टर्स को। आप भी ऐसा ही होता है, पीएमओ से जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से होता है। खैर वो अलग बात है, वो हम बाद हम्म। में करेंगे। हम्म। इसमें सर जो है ना, आम तौर पर यही विश्लेषण होता है कि बीजेपी इस वजह से नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना देती है। पिछले दिन मैं एक बीजेपी के नेता का इंटरव्यू कर रहा था। इंटरव्यू के दौरान भी और बाद में भी बातचीत में पता चला कि ये जो एक तय राजनीति है, एक ढर्रे पर जो राजनीति चल रही है, इसको बीजेपी तोड़ रही है। इस वजह से कुछ लोग इसका नकारात्मक विश्लेषण करते हैं, और बीजेपी को इस राजनीति का जो तय ढर्रा है इसको तोड़ने का फायदा देखिए क्या होता है कि बीजेपी के पास पार्टी का वोट होता है, नेता का वोट नहीं होता। एक नेता अपने दम के ऊपर बड़ा बन जाता है, हालांकि इसमें आप नरेंद्र मोदी को अलग कर दीजिए, बड़ा बन जाता है लेकिन वो पार्टी से बड़ा नहीं हो पाता। तमाम राज्यों में अब स्थिति ये कर दी है बीजेपी ने कि आज की तारीख में चाहे बेशक जो आज मुख्यमंत्री है ना, वो किसी वजह से बीजेपी से अलग हो जाए तो बीजेपी का एक वोट कम नहीं होगा। जबकि अब दूसरे दलों में देखिए, कांग्रेस से या बाकी दलों से तुलना कीजिए, जहां पर कांग्रेस की तरफ से या दूसरे दलों की तरफ से बड़े नेता खड़े कर दिए गए, उच्च पदों पर बैठा दिए गए, उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, अपना समर्थक वर्ग बनाया, पार्टी के वोट बैंक में बढ़ोतरी नहीं की। इसलिए क्या होता है कि उन पार्टियों के नेता जब पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं तो उन पार्टियों का वोट बैंक कम हो जाता है। तो क्या इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए बीजेपी की इस रणनीति को? महेंद्र जी, जब हुकूमत में आप हैं ना, सत्ता में, तो आपकी पार्टी अलग तरीके से बिहेव करती है, और जब आप विपक्ष में रहते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करती है। बीजेपी
मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनका एक मजबूत कैडर है जो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात सही है। ये बात भी सही है कि बीजेपी को छोड़ के जो लोग गए वो अपने अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। कई सारे लोग गए, कल्याण सिंह गए, शंकर सिंह वाघेला गए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन वो अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर पाए। जिस तरह उसके बनिस्पत अगर हम लोग देखें कांग्रेस में, तो ममता बनर्जी सरीखे ढेर सारे लोग हैं जो मजबूती से अपना काम कर पाए। मुझे लगता है ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग शुरू में कर रहे थे ना कि छत्रप, कि अपने अपने इलाके के छत्रप, वो बीजेपी पैदा नहीं करना चाहती है। बीजेपी, और ये शायद सीख ली है नरेंद्र मोदी ने भी, कि आप इस तरह का किसी नेता का कद ना बनने दें जो कल एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। क्योंकि देखिए, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, जितनी सारी कोशिशें बीजेपी ने की हैं, जिस तरीके से समाज में ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तमाम कोशिशें करके भी, उसके बावजूद भी बीजेपी का वोट बैंक कहीं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। आज भी 35-38% पे ही खड़ा हुआ है, ये सब करके भी। तो बीजेपी का जो सबसे बड़ा प्लैंक है जीतने का, वो है ओपोजिशन के वोट में सेंधमारी, उस वोट को डिवाइड करना। अगर वो इकट्ठा वोट कहीं हो गया तो बीजेपी के लिए तकलीफ की बात है। और हर व्यक्ति जिसके पास 1% 2% वोट भी है, वो भी उस सिस्टम में अगर आपके से अलग होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया सरीखे लोगों ने अलग पार्टी बना ली या योगी आदित्यनाथ ने बना ली, तो ये बात तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो सरकार बना पाएंगे, लेकिन वो 5-7% वोट डैमेज कर सकते हैं आपका। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, उसके लिए जरूरी है कि आप उस तरह के वीक लोगों को बनाओ जो भविष्य में इस तरह ना दिखें कि जो कभी आपके लिए कोई चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में ये नहीं रहा है कभी भी। कांग्रेस में हमने हमेशा देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग मजबूत रहे हैं, और उस जमाने में भी मजबूत रहे जब नेहरू थे, और आज जब पार्टी बड़ी वीक है तब भी मजबूत नेता है। हर एक प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे मजबूत नेता हैं जिनके पास 8, 10, 15, 20% का वोट बैंक है। आज भी अगर हुड्डा अलग पार्टी बनाते हैं तो एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास होगा। अच्छा खासा मतलब यह है कि कांग्रेस को डैमेज करने लायक होगा। ऐसा ही और बाकी स्टेट्स में भी, चाहे अशोक गहलोत हों या भूपेश बघेल हों, किसी भी आप नेता का नाम लीजिए, उनके पास इतना वोट बैंक रहता है मतलब अभी है, जो पार्टी को डैमेज कर सके। तो शायद उस इमिनेंट डेंजर जो कभी आ सकता है, उस स्थिति को पैदा ही ना होने दें। और बाकी ये जो तर्क जो घड़े जा रही है, तो देखिए आपको पता ही है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तर्क तो होता ही है। अब इंटरनल डेमोक्रेसी, आज हम लोग जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इसको बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तौर पर देख रहे हैं, है ना, या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। हकीकत में तो हमको बात ये करनी चाहिए ना कि क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या डेमोक्रेसी है? ये स्ट्रेटेजी है कि इंटरनल डेमोक्रेसी का मर्डर है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज एक पर्ची आएगी और उस पर्ची पर विरोध कर दे? विधायक दल की बैठक है, अभी दिल्ली की आपने जिक्र किया, विधायक दल की बैठक हुई, तब विधायक दल की बैठक में क्या विधायकों ने चुना अपना नेता? क्या भूपेंद्र हुड्डा की जो पार्टी हरियाणा में है वो अपना नेता चुन रही है? कौन चुन रहा है उनका नेता? विधायक दल का नेता तो सीएलपी का लीडर जो है वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनेंगे ना, हाईकमान पे छोड़ दिया ना फैसला। और वही स्थिति यहां है। ये जो विधायक दल है, इन्होंने तो अपना नेता नहीं चुना ना, इनको एक लिस्ट दी गई और उसका उन्होंने अनुमोदन कर दिया। एक सूची आई, एक व्यक्ति का नाम आया पर्ची में लिख के, वो पर्ची सबके सामने खोल दी और कहा कि जी आप इसका नाम का प्रस्ताव रख दीजिए, आप इसको सेकंड कर दीजिए। तो वो हम लोगों की दिक्कत अब क्या हो गया है, बदलते समीकरणों में महेंद्र जी, जो मूल मुद्दे थे डेमोक्रेटिक सेटअप में, उन मुद्दों से हम लोग भटक गए, उन मुद्दों से अलग चले गए। हम लोग अब उस मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं कि एक पार्टी के भीतर भी डेमोक्रेसी हो सकती है। इसी देश में 1980 के दशक में हमने देखा कि जब जनता दल की सरकार बननी थी उत्तर प्रदेश में, तो विधायक दल का नेता कौन हो, मुलायम सिंह यादव हो कि अजीत सिंह हो, इसके लिए विधायकों ने वोट किया, वोट कि भाई 100 इसके साथ है, 150 इसके साथ है, वोटिंग हुई थी। आज आप वो बात तस्वुर कर सकते हैं क्या, सोच सकते हैं कि ऐसा भी होगा कभी कि भाई बीजेपी में दो लोग खड़े हैं, एक तरफ प्रवेश शर्मा कहते हैं कि मैं बनूंगा, एक तरफ रेखा गुप्ता कहती हैं, और बाकी के जो 48 लोग जीत के आए हैं वो वोटिंग कर रहे हैं? क्या ये संभव दिख रहा है आपको? या कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में एक तरफ हुड्डा खड़े हैं और एक तरफ जो भी जीत के आए हैं, मान लो विनेश फोगाट खड़ी हैं या कोई और एमएलए का कैंडिडेट जीत के आया है, वो कहे मैं बनूंगा सीएलपी लीडर, और वो उनको अलाउ करेंगे वोट डालने के लिए?
मतलब क्या है कि धीरे धीरे किस तरीके से पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में से वो डिस्कशन, वो डिस्कोर्स खत्म किया गया है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी केवल पार्टी का अध्यक्ष चुनने भर तक सीमित नहीं है कि हमने पार्टी का अध्यक्ष बड़ा डेमोक्रेटिकली चुन लिया है। खड़गे को चुनने के लिए हमने इलेक्शन करवाया, लोगों ने वोट दिया अलग अलग जगह जाके, वो केवल एक पार्ट डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी आपको रोज दिखानी पड़ती है, तब जाके डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। आज सीएलपी लीडर को 6 महीने हो गए, अभी नहीं बनाए, 3-4 महीने जो भी हो गए, अभी तक तो कोई नहीं बना ना। और यहां पर भजनलाल का तो सबके सामने आया कैसे वो उनकी पर्ची आई और सबने उसको अनुमोदन कर दिया था। यहां पर पर्ची आई होगी, हमको नहीं दिखी, वो क्योंकि टीवी कैमरा जो अलाउड नहीं थे। तो सिस्टम सेम है, हर पार्टी में यही है। अखिलेश यादव में संभव है कि ये पार्टी, उनकी जो पार्टी है, मायावती की पार्टी में पॉसिबल है क्या, तृणमूल कांग्रेस में संभव है क्या? लेकिन धीरे धीरे वो बातें इतनी ऑब्सोलीट हो गई हैं कि अब वो जनरल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रही। तो हिस्सा नहीं रही है तो आम आदमी को उस बात से फर्क भी नहीं पड़ता और आम आदमी तक ये बात पहुंचती भी नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो अब रेखा गुप्ता का चयन जो किया जाता है वो उन समीकरणों के हिसाब से करते हैं, दो लोग बैठ के, 3 लोग बैठ के या 5 लोग बैठ के, जो उनको पॉलिटिकली सूट करता है। अब हिसाब तो डेमोक्रेसी तो यही कहती है कि आप उन लोगों को मौका दो, वो लोग डिस्कशन करेंगे, अपना अपना चयन करेंगे, लेकिन वो मौका तो नहीं दिया जा रहा ना। और इसको पार्टी का डिसिप्लिन का नाम दिया जा रहा है तर्क के हिसाब से कि हम तो बड़े डिसिप्लिन पार्टी है। अब डिसिप्लिन पार्टी है या ये पॉलिटिकल इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म करने का तरीका है, अब ये तो दर्शक तय करेंगे, हम लोग कौन है। अब सर दूसरे सवाल की तरफ कि तमाम समीकरण देखे होंगे, तमाम कर चर्चाएं करी होंगी, क्या देखा होगा सर? और पहला सवाल कि भी हरियाणा में भी एक तरह से उम्मीद थी या जिक्र चर्चाएं थी और मीडिया में तो लगातार हो ही रहा था कि प्रवेश वर्मा का नाम आगे चल रहा था। और सबसे ज्यादा जो 10, जहां तक मेरी जानकारी है, 10 जो विधायक है, सबसे ज्यादा जाट विधायक बीजेपी से जीत के आए हैं 10। बाकी अगर जातियों की बनिस्बत देखे तो, और जब भी सीएम बनाया जाता है और सीएम बनने से पहले टिकट तक दी जाती है तो ये जातीय समीकरण हर पार्टी ध्यान में रखती है। तो प्रवेश वर्मा का पत्ता क्यों कटा और रेखा गुप्ता को क्यों चुना गया? नहीं तो जाट वोट अगर आपको लगता है कि बीजेपी को मिला है तो क्या प्रवेश वर्मा की वजह से मिला गया? इस तरह का किसी को ऐसा महसूस होता है कि प्रवेश वर्मा जाट चेहरा थे इसलिए मिला उनको टिकट, या उनको वोट जो 10 सीटें मिली हैं इस वजह से मिली? ऐसा मुझे लगता नहीं है। नहीं, उसमें एक चेहरा आगे करना होता है कि जब केजरीवाल ने जाटों के आरक्षण की बात की तो फिर उनको काउंटर करने के लिए कौन आया? जब भी दिल्ली देहात की या जाटों का मसला कोई भी उठा तो फिर उनको काउंटर करने के लिए आगे किसको किया गया? प्रवेश वर्मा को। केजरीवाल को हराने के लिए किसको आगे किया गया? प्रवेश वर्मा को। दिल्ली में तो जाट आरक्षण का मामला यहाँ के लोगों के बीच में तो बड़ा मुद्दा नहीं बना। यहाँ तो अपना एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए केजरीवाल ने इस इशू को रेज किया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट होता हुआ दिखा नहीं। 2 बार जो 3 बार केजरीवाल उस इलाके में सारी सीटें जीते, वो इस मुद्दे के बिना ही जीते, है ना? ये मुद्दा तब तो उन्होंने रेज नहीं किया था। प्रवेश वर्मा का जो क्लेम टू फेम है, वो ये है कि वो भाई 2 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं, उनके पिताजी नेता थे और उनकी वजह से जाटों ने वोट दिया है। मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं है। जिस क्षेत्र से वो विधानसभा का चुनाव लड़े उसमें मुझे लगता है कि 2-3 हजार अगर हों तो जाट वोट होंगे, इससे ज्यादा वोट होंगे नहीं जहां से वो चुनाव लड़े। वहां तो है ही नहीं, वहां जीतना बड़ी बात थी उनके लिए। वहां पे तो उनकी वजह से नहीं जीते ना, वहां तो पार्टी के अपने पॉलिटिक्स है और अपना जो उनकी वजह से जीते। तो इसलिए क्या है कि जाट समाज, दिल्ली का जो जाट समाज है वो आरएसएस के साथ लंबे अरसे से एसोसिएटेड है। वो बहुत पुराने समय से आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। इस इलाके से कई सारे प्रचारक हैं। अगर कभी आपको मौका मिलेगा, जो देहात हैं, जो किसानी आज भी करते हैं लोग, जो दिल्ली के इलाके में किसान हैं, वो आज भी खेती बाड़ी करते हैं, तो उन खेतों में आपको आरएसएस के बारे में बात करने वाले लोग ढेरों मिलेंगे। जो ठीक ठाक जमींदार हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, खेत है, वो लोग आरएसएस की बातें करते हुए आपको मिलेंगे। वहां पर आरएसएस के लोग आम तौर पर मिल जाते हैं। तो आरएसएस का यहाँ पर काफी प्रभाव है और साहब सिंह वर्मा के आने के बाद ये प्रभाव और बढ़ा। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये प्रभाव और ज्यादा बढ़ा। इस वजह से यहाँ के जो दिल्ली के जाट हैं वो हमेशा से, लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। बीच में लोकसभा में तो जो वोट देते ही रहे, विधानसभा में हालांकि उनका वोट अलग चला गया। तो इसलिए अगर हरियाणा के जाट ये सोचते हैं कि
दिल्ली के जाट उनके तरीके से सोचते होंगे। मुझे लगता है दोनों दोनों स्टेट्स में बड़ा अंतर है, उतना ही अंतर है जितना हरियाणा के जाट के सोचने में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट के सोच में है। पश्चिमी यूपी का जाट और जो है जितना यूपी के अहीर के सोचने में है और हरियाणा बिल्कुल के अहीर बिल्कुल के सोचने में, दिन रात का अंतर है, दिन रात का, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एब्सोल्युटली राइट। वो उनका विचार जो है वो है कि मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट करना है, और यहाँ पर विचार है कि मुलायम सिंह यादव उनके लिए, हरियाणा के लोगों के लिए बड़ा नहीं, यहाँ पर राव इंद्रजीत बड़े हैं, या फिर यहाँ पर किसी कम्युनिटी के खिलाफ उनको वोट देना है। ठीक वैसी स्थिति वहां पर है कि यादव के खिलाफ सब लोगों को वोट देना है। यूपी में भी सेम है, बिहार में भी सेम है। तो और इन इन पॉलिटिकल जो समीकरण हैं, जातियों के इन समीकरण को बीजेपी ने बड़े खूबसूरती के साथ साधा है, और इसलिए इसीलिए एक गांव, एक सरहद होते हुए भी, एक जैसी बोली भाषा संस्कृति होते हुए भी पॉलिटिकली उनको लोगों को एक दूसरे से अलग करने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। दिल्ली का भी आप जानते हैं खूब कि कब दिल्ली शुरू होती है, कब हरियाणा शुरू होता है, किसी को पता नहीं लगता। लेकिन जब पॉलिटिक्स का बात आती है, जब जिक्र आता है वोट डालने का, तो उनके दोनों के व्यवहार में दिन रात का अंतर है। खेती बाड़ी एक है, सभ्यता संस्कृति एक है, बोली भाषा एक है, खान पान एक है, ब्याह शादी में सब एक जैसी बातें होती हैं। लेकिन जब वोट डालने का वक्त आता है, तो उसी लाइन के उस तरफ वाला व्यक्ति जो है वो एक विचार से वोट डालता है, और इधर का व्यक्ति जो है वो जाट समाज का, वो अलग विचार से वोट डालता है। इतना ज्यादा अंतर मेरे ख्याल से बाकी जातियों में, कम जातियों में होगा, सब में तो नहीं कह सकते, लेकिन कम जातियों में ऐसा होता है कि इतना ज्यादा अंतर हो। और बीजेपी ने इस अंतर को लगातार बढ़ाने की कोशिश की है, खूबसूरती के साथ बढ़ाया है। जहां पर जिस समाज को टारगेट किया करने की जरूरत थी, कॉर्नर करने की जरूरत थी, वहां पे उसको किया। हरियाणा में एक समाज को किया, पूरे देश में एक समाज को किया, और उसका बेनिफिट हुआ कि बाकी जो लोग थे उनको अपने साथ कंसोलिडेट करने में कामयाबी हासिल की। वही स्थिति यहां पर भी हुई है। यहां पर जाट समाज के चेहरे के तौर पर आप जिस तरह कह रहे हैं प्रवेश वर्मा को लेके आ गए, तो एक एडिशनल बेनिफिट बीजेपी को मिल गया। अगर वो नहीं आते तो भी मुझे बहुत ज्यादा संभावना लगती है कि 10 सीटों में नहीं तो एक आध सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन सारी सीटें बीजेपी को जीत जाती। इसके पहले भी इनके चाचा थे प्रवेश के, वो भी एमसीडी के चेयरमैन रहे। एमसीडी उस टाइम यूनाइटेड होता था, एक चेयरमैन साहब सिंह के भाई आजाद सिंह लाकड़ा। हाँ, तो उस पहले से भी यहाँ पर कई सारे एमएलए रहे हैं, मजबूत लोग रहे हैं बीजेपी के यहाँ पे। ये अकेले ऐसा, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री थे तो जाहिर है थोड़ा सा कद तो बड़ा होता है, पर अपने अपने क्षेत्र में मजबूत एमएलए बीजेपी के जाट समाज के काफी साल से हैं, अभी भी पहले भी रहे। तो इसलिए ये थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट जरूर हो गया कि चेहरा देने के लिए। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो हमेशा कोशिश करती हैं कि जिस समाज का जिस तरीके से वोट लिया जा सकता हो वो ले लिया जाए। अगर चेहरा आके करने से कोई जाट समाज अगर वोट आपको दे रहा है तो दे दे। ये तो आपने हरियाणा में भी देखा है, किसी जगह पर अभिमन्यु को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहीं धनखड़ को बनाया गया, कहीं मनोहर लाल को बनाया गया तो कहीं राव इंद्रजीत को। ये पॉलिटिक्स तो हमेशा चली जाती है, फायदा होता है। इसी लिहाज से जो प्रवेश वर्मा को लेके तमाम जो विश्लेषण हो रहे थे उसमें जिक्र ये किया जा रहा था कि भी अगर उनको बनाया जाता है तो हरियाणा के जाटों में जो नाराजगी लंबे टाइम से देखने को मिल रही है, वो नाराजगी थोड़ी बहुत टैकल हो सकती है। किसान आंदोलन का असर टैकल हो सकता है, और एक जो सीएम है इनका असर बाकी प्रदेशों में भी पड़ेगा, वहां पर भी वोट जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। ये प्रवेश वर्मा के पक्ष में विश्लेषण हो रहा था। रेखा गुप्ता के पक्ष में क्या विश्लेषण रहा होगा? नहीं, देखिए, रेखा गुप्ता समाज किस समाज से आती हैं हमको पता है ना, महाजन समाज से आती हैं। और डॉक्टर सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष शायद अभी भी हैं, वो उन्होंने मतलब कांग्रेचुलेट करते हुए क्या लिखा है, उससे आपको भी आसानी रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर अग्रवाल समाज की बेटी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन व अग्रवाल की आवाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ये उन्होंने लिखा है। तो देखिए क्या है कि केजरीवाल, ये जो अग्रवाल समाज बोल रहे हैं ना, केजरीवाल इस समाज के एक बड़े नेता के तौर पर पूरे देश में उभरे हैं। पूरे देश का जो महाजन समाज है वो उनको अपने एक लीडर के तौर पर देखता रहा है। अब अग्रवाल समाज जाट, यादव, गुजर जैसा समाज तो है नहीं, वो तो कारोबारी समाज है। वो तो कोई बड़ी रैलियां करता नहीं है अपने नेता को बड़ा दिखाने के लिए। वो तो अपने छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद उनको सपोर्ट करते हैं। तो केजरीवाल को दिल्ली के बनिया समाज में जितनी भारी सपोर्ट मिली, उतनी उतनी सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिली। और बीजेपी का जो कोर वोटर माना जाता था
वो यही महाजन समाज माना, बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, तो हमेशा सुनते रहे हम लोग, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है बीजेपी। तो ब्राह्मण बनियों को खींचने में कामयाब हो गए थे केजरीवाल, और वो बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये समाज जो है, आज तो चलिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब सरकार नहीं थी तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को, या बीजेपी के जो छोटे वर्कर्स थे, उन लोगों को धन कहां से प्राप्त होता था? इन्हीं लोगों से प्राप्त होता था। बड़ी तादाद में पैसा इनके पास था, और ये हमेशा से उनके लिए कितने सालों से उनको पैसे की मदद, फंडिंग की मदद करते रहे, और तब जाके ये संगठन खड़ा हुआ। और दिल्ली में एकदम वो सारा का सारा जो वोट बैंक था, वो फंडिंग का जो सिस्टम था, उसको केजरीवाल ने अपने पक्ष में खींच लिया। वो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो गया, और इस वजह से रेखा गुप्ता को उस चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना बड़ा जरूरी था। और इससे क्या है कि एक किस्म से कोशिश यही की जाएगी कि केजरीवाल के लिए जो सबसे मजबूत फंडिंग का सोर्स था, उसको किसी तरीके से कर्टेल किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में भी जब तक बीजेपी ना चाहे, तब तक केजरीवाल अपना सिर ना उठा सके उतनी ताकत के साथ, जितनी ताकत है वो पहले रहे। क्योंकि अब एमसीडी में भी थोड़ा मतलब कमबैक का रास्ता भी बंद कर दिया जाए। कमबैक का तो खैर देखिए उनका अपना संघर्ष है, अगर वो कर पाएंगे तो बात अलग हो गई महेंद्र जी। लेकिन वो तो अपनी तरफ से पार्टियां तो कोशिश यही करती हैं कि ओपोजिशन को जितना ज्यादा कमजोर किया जा सके करें, चाहे उसके लिए जो भी रास्ता चुनना पड़े। तो वो तो अपनी तरफ से यही कोशिश जाहिर कर रहे होंगे। लेकिन अब केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है, वो केजरीवाल की पॉलिटिक्स कभी विपक्ष की रही नहीं। केजरीवाल ने प्रतिपक्ष के तौर पर कभी नहीं काम किया है। उन्होंने हमेशा या तो एक्टिविस्ट रहे या फिर वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बीच में जो प्रतिपक्ष होता है, वो भूमिका कभी निभाई नहीं उन्होंने। अब वो हाउस में भी नहीं है, तो उनका पूरा जो दारोमदार होगा वो सड़क पे होगा। अब सड़क के वो कितने मजबूत विपक्षी की भूमिका निभा पाएंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी, अभी तो बहुत सारे काम होंगे कि केजरीवाल को कैसे टारगेट किया जाएगा, उसकी इमेज जो थी, केजरीवाल की जो इमेज थी, उसको कैसे टार्निश किया जाएगा। नई नई एफआईआर भी उनके खिलाफ हो सकती हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक करी जाएगी, अब वो जब टेबल की जाएगी तो ये तमाम चीजें होंगी। जैसे हमने कल भी देखा, एक विधायक जो है वो मनीष सिसोदिया के घर में गए और उन्होंने एलिगेशन लगाया। अब वो एलिगेशन सारे गलत साबित हुए, लेकिन गलत साबित हुए वो तो आप और हम लोगों ने देखा ना। जिस वर्ग को उनको भेजना था, उनके दिमाग में तो ये बात चली गई है कि भाई ये लोग करप्ट थे, है ना। तो उस आदमी उस वर्ग के पास वो खबर चली गई, तो उसी वर्ग के लिए ये खबरें आएंगी अभी ढेर सारी। उसके बाद अगर केजरीवाल के अंदर कितनी ताकत बचती है, कमबैक उनका तो उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि अब तो एमसीडी की सरकार भी उनकी देखे गिरने वाली है। 3 लोग तो शायद शामिल हो गए, कुछ और लोग हो गए। सरकार उनकी बन जाएगी। तो अब वो टारगेट है, और उसके पहले का टारगेट देखिए पंजाब का भी है। पंजाब में अगर सरकार चलेगी तो और वीकनेस आएगी पार्टी में। तो ऐसी स्थिति में है क्या कोई संभावना ऐसी पंजाब की सरकार का भी? 22 एमएलए हैं, ये 22 एमएलए भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी तो सवाल है। इन 22 एमएलए में से कितने रहेंगे केजरीवाल के साथ अगले 5 साल तक, ये भी तो दिक्कत आएगी ना उनको। तो ये तमाम चीजें हैं। अब इनका अनुभव क्योंकि केजरीवाल को नहीं है ऑपोजिशन का, तो अब वो किस तरीके से टैकल कर पाएंगे, उन पे ये उनकी स्किल है। वो स्किल सब देखना चाहते हैं। हम भी चाहेंगे कि पता लगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बुलाया। थैंक यू वेरी मच।